क्वेश्चन है, एक वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा पर्दे पर प्रतिबिंब 3 गुना बनता है। यदि वस्तु तथा पर्दे की स्थितियां परस्पर बदल दी जाए तो इस दशा में आवर्धन कितना होगा। पहला सवाल ये है, ठीक। पहली बात तो देखो, क्वेश्चन जब करते हो तो उसमें जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आ रहा है न्यूमेरिकल में, अगर पूरा सही है, आंसर तक सही है, तो कैसे तुम सॉल्व किए इससे कोई मैटर नहीं करता। टीचर लास्ट में आंसर मैच कराता है, आंसर मैच कर गया पूरा फुल में फुल नंबर दे देगा। अगर 4 नंबर का है तो 4 दे के आगे निकल लेगा, ठीक है। इसके बाद अगर आंसर गलत है तो फिर वो पलट के देखेगा कि कहीं इसने कहाँ तक कुछ सही किया, फार्मूला वगैरह लिखा है क्या, तो फार्मूला के बाद नंबर दे देगा। फिर उसके बाद वैल्यू जो पुट करते हो, अलग अलग वैल्यू लिख देते हो कि जो वैल्यू दिया रहता है, मतलब एक्स दिया है, मतलब यू दिया है, वी दिया है, सब कुछ वगैरह, तो उसके भी एक आध नंबर दे देगा। फिर उसके बाद है कि तुमने फार्मूला मान लो अप्लाई करने में, कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ी कर दी, फिर भी आधा नंबर, अगर 4 में है तो 2 नंबर मिल जाता है, अगर 6 का है तो 3 नंबर दे देगा, ठीक है। अब अगर पूरा आंसर ही सही है तो फिर पीछे तुमने क्या किया उससे कुछ मैटर नहीं करता, वो 6 में 6 निकल दे के निकल लेगा, या 4 का है तो 4 नंबर दे के निकल लेगा। बाकी बची बात थ्योरी। थ्योरी में जो है वन लाइनर पूछेगा कि हम टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर आंसर समझ गए तो अब उसका जिसका आंसर ही है एकदम दो तीन शब्दों का, तो 2-3 शब्दों में आंसर लिखो, उसका निकल लो आगे। 1 नंबर के सवाल का, 2 नंबर के सवाल का भी ऐसे ही पूछ। अब बाकी वजह जिसमें कह दिया कि इसका पूरा डिस्क्रिप्शन है, थ्योरी लिखनी है बका दे, अगर परिभाषा लिखनी है तो परिभाषा लिख दो, चित्र बनाना है तो चित्र बना, अगर चित्र की ज़रूरत है तो चित्र भी दिखाना पड़ेगा। तो मान लो 2 नंबर का पूछा है तो 1 नंबर परिभाषा में दे देगा, 1 नंबर चित्र में दे देगा, या 1 नंबर परिभाषा और 1 नंबर उदाहरण में दे देता है, समझ गए। तो जोड़ के ही देता है, लेकिन वो इनका कैलकुलेशन इस तरीके से चलता है। फिर इसके बाद क्या है कि जब तुम्हारा बड़ा क्वेश्चन जो होगा उसमें भी फिगर होगा, ज़्यादातर केसेस में फिगर होते हैं, ठीक है। तो फिगर में नंबर दे देगा, प्लस थ्योरी में। अब देख लो अगर 4 नंबर का सवाल है तो कम से कम 4 ठो हेडिंग अगर बन रही तो बना दो, ठीक है। वो तो क्वेश्चन वाइज डिपेंड करेगा। तो इस तरीके से उसको तुम एक मौका दे सकते हो कि नंबरिंग इस तरीके से कर दे, ठीक है। तो थ्योरी वाले में तो नंबर मिल जाते हैं वैसे भी जिसके न्यूमेरिकल सही होते हैं, ठीक है, उसको पता चल जाता है कि अच्छा स्टूडेंट है, तो कई बार ही तो थ्योरी के बिना पढ़े टीचर नंबर दे के आगे निकल लेता है, ठीक है। बस देख लिया, हाँ लिखा है, कहीं काटा पीटी तो नहीं किया, काम खत्म। जहाँ काटे पीटी किए होगे वहीं पर जाके देखता है हमेशा कि इसने पहले क्या लिखा था, बाद में काट के क्या किया। तो कोशिश ये करो कि अगर थोड़ा बड़ा बीच में कटिंग पटिंग अगर करनी भी है तो बस एक लाइन, कोई शब्द लिखा हुआ है तो उसमें एक लाइन खींचो, उसके ऊपर नीचे अगल बगल कुछ भी लिख दो सही करके। अब कोशिश करो कि कटिंग करनी नहीं पड़े। थ्योरी में कटिंग का थोड़ा बड़ा बीच में गलत भी लिख गया फिर भी फुल में फुल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसकी टेंशन मत लेना। ये तो हो गया। अब चलो देखो 1-2 पेपर सॉल्व करके भेजना तो बता देंगे उसमें, ठीक है। कंप्लीट फुल लेंथ है, कितने नंबर का होता है, 80 नंबर का होता है कि 70 नंबर का होता है। हेलो हेलो, डिस्कनेक्ट हो गया शायद। अब है तुम्हारा, ये क्वेश्चन करा देते हैं। इस क्वेश्चन में देखो पूछा क्या, इसने पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर खा है, वस्तु का बड़ा सवाल है क्या, ये आगे वाले पेज में करा देते हैं। 3 गुना प्रतिबिंब बड़ा बनता है, ठीक है। फिर से डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पर्दे पर बनता है, इसका मतलब वास्तविक प्रतिबिंब होगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं। हेलो, यस सर। रविंदर तुमको भी आ रही कि नहीं आवाज़। तो इस सवाल में तो देखो पहली बात तो क्या है कि आवर्धन दिया हुआ है m बराबर कितना दिया है, 3 गुना, तो 3 लिख दो। अब ये प्लस है कि माइनस है, ये बड़ी दिक्कत करेगा, यहाँ पे कर रहा है ना, क्यों। तो कह रहा है यदि उससे ज़्यादा पर्दे की स्थितियाँ परस्पर बदल जाए तो इस स्थिति में आवर्धन कितना होगा, ठीक। तो अभी क्या है, अभी तो इसका आवर्धन 3 है, अब ये प्लस होगा कि माइनस होगा। अगर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो 100% माइनस होगा, ठीक है। अब वास्तविक प्रतिबिंब क्यों बन रहा है, क्योंकि पर्दे पर है, पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनते हैं सब वास्तविक होते हैं, ठीक है।
तो ये हो गया तुम्हारा आवर्धन। ठीक, ख नंबर। अब यहाँ पे देख, ये सवाल है थोड़ा से टेक्निकल सवाल है। इसमें कितना उत्तल लेंस है? ये उत्तल लेंस है तो मान लो कि वस्तु से 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, तो वस्तु नज़दीक होगी और प्रतिबिंब दूर होगा। ये तो कन्फर्म है। ठीक है, क्यों? हेलो, यस सर। इतना तो हमको पता है कि वस्तु नज़दीक होगी और प्रतिबिंब जो चीज़ जितनी दूर होती है वो उतनी बड़ी होती है। समझ गए? वस्तु दूर होगी तो वस्तु बड़ा होगा, प्रतिबिंब ज़्यादा दूर होगा तो प्रतिबिंब ज़्यादा बड़ा होगा, जो नज़दीक होगा वो छोटा होगा। ये कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक है, हमेशा। ये कोई पहली बार की बात नहीं है। पर्दे पर बन रहा है तो वस्तु जो है आवर्धन उल्टा, जो वास्तविक होगा वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, इसलिए मैंने m नेगेटिव लिख दिया। ठीक है, अब क्या है, ये तुम्हारा यहाँ पे पर्दा होगा ये। ठीक है, ये क्या है? पर्दा। पर्दे की बात किया ना। इधर क्या है? ये वस्तु है। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि अगर मैं यहाँ पे वस्तु रख दूँ, इधर पर्दा रख दूँ, तो प्रकाश में ये नियम होता है कि वाइसे वर्षा, उल्टा। वाइसे वर्षा का मतलब होता है उल्टा सीधा एक समान। अरे ऐसे मान सकते हो कि यहाँ पे अगर वस्तु रख दोगे तो उसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। ये लेंस है ना, समझ में आई बात? तो अगर यहाँ पे वस्तु रख दोगे तो यहाँ पे प्रकाश किरण से जा रहे, इधर से मार दोगे लाइट तो फिर यहाँ पहुँच जाएगी। ठीक है, उसका ये रूल ही होता है। कभी भी दुनिया में कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब बना हो, प्रतिबिंब की जगह वस्तु रख दो, वस्तु की जगह प्रतिबिंब रख दो, नहीं, प्रतिबिंब की जगह वस्तु रख दोगे तो फिर उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु पर जाके बनेगा जहाँ पे पहले वस्तु थी। ठीक है, अब ये है कि वास्तविक प्रतिबिंब बनना चाहिए। अगर काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है तो कहाँ रखने जाओगे? वो उसमें थोड़ी रख दोगे। जैसे तुम्हारा प्रतिबिंब दीवार के पीछे बनता है तो दीवार के पीछे थोड़ी खड़े हो जाओगे, जाके खड़े हो जाओगे। जैसे शीशा देखते हो और शीशा तुम्हारे घर के पीछे तालाब है, अब पता चला दीवार तोड़ के तुम पीछे तालाब में कूद जाओ, कह दो मेरा प्रतिबिंब मेरे घर में बनेगा अंदर साइड में, तो ऐसा तो नहीं होगा कि बन जाएगा, है? क्यों? वो तो ऐसे वाली बात थी। तो आवर्धन कितना होगा? ये तो से टेक्निकल पॉइंट है यार। यहाँ पे ये वहाँ पे वस्तु 3 गुना होगी तो यहाँ पे वस्तु रख दोगे तो वस्तु 1/इसी का जस्ट 1/3 बनेगी कि नहीं बनेगी? क्यों? हेलो, तो आवर्धन अब कितना हो जाएगा? माइनस का 1/3 नहीं हो जाएगा? क्यों? बस ऐसे टेक्निकली ये पता चल गया। समझ में आई बात? क्यों रविंदर? यस सर। बस क्वेश्चन है, एक धारावाही तार किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है परंतु तार में प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न नहीं होता है, ऐसा किस दशा में संभव है? तो क्वेश्चन को अगर हम करेंगे तो देखो, अगर कोई प्रेरित विद्युत वाहक बल, जैसे मान लो कि चुंबकीय क्षेत्र हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है। ठीक है, ये हो गया। अब मैं कोई धारावाही चालक है, ये मान लो धारावाही चालक है, अब इसको इस दिशा में गति कराऊंगा तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है और इसके गति की दिशा ये है और ये तुम्हारा कोई चालक तार है। ठीक है, तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। चूँकि प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल को तुम लोगों की किताब में पता नहीं किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया है, वैसे ई से करते हैं। बी चुंबकीय क्षेत्र प्लस चालक की लंबाई और उसका वेग किस दिशा में होना चाहिए, और साइन थीटा भी ले लो। थीटा क्या होता है? जो है, हेलो देखो, ये वाला फार्मूला तो तुम्हारे यहाँ पे नहीं है। ठीक है, लेकिन तुम ऐसे ध्यान देना, चुंबकीय क्षेत्र से जब लंबवत गति करता है कोई भी चालक तभी बल लगता है, उसमें सारी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, अदरवाइज नहीं होगा कभी भी। ठीक है, तो अब अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही कोई चालक गति करने लगे, जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है, ये चालक है, मैं इसको इसी दिशा में गति करा दूँ ऐसे। ठीक है, ऐसे तो कोई भी बल नहीं लगेगा। तो सिर्फ एक लाइन लिख दो कि जब
यदि धारावाही चालक तार को हम चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश गति कराएंगे तो कोई भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी अगर इस दिशा में गति कराएंगे तो सबसे अधिकतम चुंबकीय बल उत्पन्न होगा, और इस दिशा में गति करा देंगे तो शून्य बल प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ठीक है, समझ में? हेलो, तो इस दिशा में क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा, शून्य। ठीक है, इस दिशा में अगर गति करेगा, अगर वेग इस दिशा में होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल अधिकतम। ठीक, तो ये क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र और उनके गति करने की दिशा के बीच का ये कोण होता है। ठीक है, थीटा। यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, प्रेरित विद्युत वाहक बल 0 हो जाएगा। अगर 90 डिग्री पे गति करेगा तो अधिकतम मिलेगा। ठीक है, तो ये कहानी है। ई जो होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल से इसको डिनोट किया करते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये था ना, चलो ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि दिए गए विद्युत परिपथ में धारा आई का मान दिए गए विद्युत परिपथ में धारा आई का मान बताइए। ठीक है, चलो इसको करा देते हैं। ये क्या खोल गया, ये भी का नंबर है वहाँ के हिसाब से। कौन सा सेट है ये, सेट नंबर कौन सा है? क्यों रविंद्र सामने करा ही दिया था। चलो ठीक है, रविंद्र ये मेंस क्या है, ये तो बैटरी है एक प्रकार की। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बैटरी भी लग के आ सकती, कुछ भी लिख के आएगा। तुमको प्रतिरोध निकालना, इनकी नंबरिंग कर दो, यहाँ पे ए डाल दो, यहाँ पे बी डाल दो, यहाँ पे सी डाल दो। ठीक है, अच्छा इसमें धारा का सर मिल गया तो। हाँ चलो कोई बात नहीं। क्या है सर 2017 का सेट 1 संकेतांक है 824 BQ। 824 BQ का क्वेश्चन है। चलो ठीक है, अब इसमें कह रहा है एक तरफ धारा दे दिया, इधर दे दिया उसने कितनी 8, ये इसका वोल्ट वो 8 ओम दे दिया है, और धारा 1 एम्पियर दिया हुआ। ठीक है, 1 एम्पियर। इधर में पूछ रहा है, इधर का 2 ओम है, और इधर से धारा आई है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है ना? क्यों? यस सर। तो अच्छा देखो, इसमें एक कॉन्सेप्ट लगेगा। अब तुम्हारे पता हो चाहे नहीं, यहाँ से यहाँ तक का विभवांतर सेम होगा, चाहे इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ। ठीक है, ध्यान रखना, ये तुम्हारी किताब में मिलेगा नहीं जल्दी से। तो इधर से जाओगे, ठीक है, या इधर से जाओगे, दोनों को इसमें विभवांतर सेम मिलना चाहिए। विभवांतर क्या होता है, V = IR होता है। तो V अगर BC अगर मैं निकालूँ, इस वाले रास्ते से जाऊँ ऊपर वाले से, तो क्या हो जाएगा 2 × प्रतिरोध अगुड़े बहने वाली धारा, इसी को तो IR बोलते हो। क्यों? ये किसके बराबर होगा, इधर से जाएं, इधर से भी धारा गुड़े प्रतिरोध गुड़े धारा करते 8 गुड़े, यहाँ पे क्या होगा 1 है कि नहीं है? ठीक, इनको सॉल्व कर लोगे तो आई बराबर कितना निकल आएगा, 4 एम्पियर निकल आया कि नहीं? कुछ बात समझ में आई कि नहीं? यस। तो किन्हीं भी 2 बिंदुओं पे पहुंचो, बीच में जो भी प्रतिरोध मिलते हैं उनका IR कर दो। IR का मतलब धारा का प्रतिरोध के साथ गुणा करके बराबर में लिख दो, हमेशा इक्वल आना चाहिए। समझ गए? तो बस साल हो गए। छोटा सवाल था, कितने नंबर का था ये? लिख के और अच्छे से करना चाहते हो तो ऐसे लिखो VBC =
टू अरे अब इसमें क्या लिखोगे एक्स्ट्रा, इसमें लिख देना सूत्र V इक्वल टू आई आर से। ठीक, बात समझ में आई? यस सर। तो V इक्वल टू आई आर से, चाहे इधर से चाहे इधर से, दोनों केस में विभवांतर सेम होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? निम्नलिखित वैद्युत परिपथ में ज्ञात कीजिए प्रतिरोध R का मान A और B के बीच का विभवांतर, है ना? R का Yes, मान और A और बीच के बीच का विभवांतर। चलो ये भी अच्छा क्वेश्चन करा देते हैं। इसमें जो है तुम्हारे में दिया हुआ है, ये कौन सा नंबर है? तीसरे का खा, ये वही सेट है। ठीक है, तो ये फिगर दिया हुआ है, एक ये हो गया। फिर यहाँ पे हो जाएगा 1.5 एम्पियर, यहाँ पे हो जाएगा 1.0 वोल्ट। यहाँ पे दिया है, कुछ नहीं दिया है। यहाँ पे B लिख दिया है, यहाँ पे A लिख दिया है, यहाँ पे 2 ओम है, यहाँ पे R है, यहाँ पे 4 ओम है। इतना है ना? क्यों? यस सर। अच्छा, तो इसमें क्या पूछ रहा है? R का मान पूछ रहा है। पहले पार्ट में R का मान पूछ रहा है, दूसरे पार्ट में A एंड B, A तथा B के बीच का विभवांतर। कहने का मतलब VAB पूछ रहा है। ठीक है, तुम लोग जब सवाल लगाना तो पूरा गिवन है, फिगर इगर भी बना के दिखा दिया करो, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, पूरा सिस्टम जैसे बुक्स में जैसे जो भी वैल्यू दिया है, R बराबर इतना, इतना बराबर इतना, भी फार्मूला लिख के उसके बकायदे सॉल्व करके भी बॉक्स वगैरह में बंद करके रखा करो। ठीक है, अब यहाँ पे चलो ठीक है, इस पर क्या पूछा? प्रतिरोध R का मान, R का मान, अच्छा इतने एम्पेयर, इतना वोल्ट। देखो इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज करोगे, जैसे यहाँ का विभवांतर दे रखा है 10 वोल्ट, इसके इस वाले प्रतिरोध का, तो यहाँ से यहाँ तक का प्रतिरोध 10 वोल्ट होगा। ठीक है, इसके नाम दे दो, इसको C दे दो, इसको D दे दो, A भी तो पहले यूज कर लिया उनने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देखो सेम कॉन्सेप्ट पे है ये। यहाँ से यहाँ का जो विभवांतर होगा वो इसका IR करने के बराबर मिलना चाहिए। तो V अगर मैं यहाँ कर दूँ VCD इक्वल टू I, यहाँ पे इन दोनों के बीच में बहने वाली धारा अगुड़े यहाँ का प्रतिरोध, तो बहने वाली धारा कितनी होगी? जो धारा यहाँ से चलेगी वो कहीं रास्ते में इधर उधर निकल थोड़ी जा रही, वो तो यहीं से जाएगी। समझ गए? धारा एकदम वैसे ही बहती है जैसे किसी पाइप में पानी बहता है, जब तक कोई दूसरा पाइप उसमें कनेक्ट नहीं करोगे दूसरी जगह जाएगी नहीं, सीधा चली जाएगी। समझ गए? पाइप मोटा हो पतला हो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे क्या है, धारा कितनी 1.5 एम्पियर जा रही, तो इतनी धारा यहाँ भी जाएगी कि नहीं जाएगी? यस सर। तो यहाँ पे धारा की जगह वैल्यू 1.5 लिख देना, और R की जगह R तो रहेगा ही। अब VCD की वैल्यू 1 ओम है ही है, 1 वोल्ट, तो R बराबर कितना आ जाएगा? 1/1.5। ठीक है, ये इतने एम्पियर धारा हो गई। कुछ बात समझ में आई है? अब तुमको प्रतिरोध पता चल गया। यहाँ का प्रतिरोध पता ही है 2 ओम है, ये कितना है? 4 ओम है। यहाँ का 1/, ये एक प्रकार से 2/3/2, 2/3 हो जाएगा। जोड़ लो सबको। ठीक है, तो RAB बराबर कितना हो जाएगा? ये वाला 2 ओम प्लस ये वाला 1/1.5 ओम प्लस ये वाला 4 ओम। ठीक, तो जोड़ लोगे आंसर आ जाए। इतना तो जोड़ लोगे, इतना गणित तो आती होगी। 4 2 6, 6 सही 2/3। ठीक है, इतने ओम आ जाएगा। क्यों नहीं आएगा क्या? ये यहाँ तक आ जाएगा, यही आंसर होगा। इस साथ फोटो खींच के भेजते हैं। निम्नलिखित परिपथ में 3 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। 3 ओम वाले में पूछा हुआ ना? यस चलो सर। ठीक, तो इसमें जो है ऐसे है,
फिर ये प्रतिरोध है, फिर ये है, फिर ये है, इधर तुम्हारी बैटरी लगी है, ठीक है। 3 ओम हो गया, 3 ओम हो गया और 6 ओम हो गया। यहाँ पे 3 वोल्ट की बैटरी लगी है। इसमें कह रहा 3 ओम में, तो देखो इधर से कुछ धारा जाएगी, इधर से कुछ धारा जाएगी, ठीक है। तो देखो इसके नाम दे दो, इसके नाम दे देता हूँ मैं A B C, ठीक है। तो देखो A से B, B से C चलोगे, मतलब A से C मैं अगर डायरेक्ट आऊँ, ठीक है, तो VAC, A से C अगर मैं डायरेक्ट आऊँ इधर से इस रास्ते से, तो कितना हो जाएगा। अगर इधर से धारा मान लो बह रही है I1, इधर से बह रही है मान लो I2, ठीक है। इधर से मैं चलूँगा तो कितना हो जाएगा, I1 गुणे में ये वाला I1 गुणे में 3 प्लस में I1 गुणे में 3, क्योंकि धारा गुणे प्रतिरोध प्लस में करोगे, फिर धारा गुणे प्रतिरोध करते चले जाओ रास्ते में जितने मिल जाए, ठीक है। फिर इधर से अगर मैं आऊँगा, तो इधर से आऊँगा तो इधर से तो I2 मिलेगी मुझे, VAC कितनी मिलेगी, I2 गुणे में 6, मिला कि नहीं मिला, क्योंकि प्रतिरोध कितना है 6। तो ये हमको 2 समीकरण मिल गए, ये दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा मुझे, 3I1 3I1 6I1 इक्वल टू 6I2। इसका मतलब I1 इक्वल टू I2, दोनों में सेम धारा जाएगी कि नहीं जाएगी, क्यों। हेलो, यस सर। अब सेम धारा जाएगी, इतनी बात हमको पता चल गई, ठीक है। अब यहाँ से कितनी धारा चली होगी, धारा जब यहाँ से चलती है ना तो यहाँ पे बट जाती है, आधी आधी बटेगी, खैर। तो अगर इधर से धारा मान लो आई गई होगी, तो यहाँ पे इस जंक्शन में आधी इधर गई, कुछ इधर गई होगी, कुछ इधर गई होगी, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 होगा, ठीक है। किसी भी जंक्शन में मिलने वाली धाराओं का योगफल निकलने वाली धाराओं के बराबर हो। आने वाली धारा कितनी है, ये जाने वाली कितनी है, I1 प्लस I2। तो यहाँ से ये कहानी मिल गई। तो तुमको अब पता है कि I1 बराबर अभी I का मान निकालना है, वो बात ज़रूरी है हमको। तो यहाँ से I का मान अभी निकाल लें तो हमारा मामला सॉल्व हो जाए, चूँकि I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I1 कर दें, I1 बराबर I2 तो दोनों है ना। तो I बच के बराबर 2I1, इसका मतलब I1 इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, I/2। इसी प्रकार से I2 बराबर भी हो जाएगा I/2, दोनों केस में, क्योंकि दोनों तो बराबर है। अब मेन मुद्दा है I कहाँ से निकालें। I जो होता है ना, यहाँ से चलो यहाँ पे इनको सॉल्व कर लो, इन प्रतिरोधों को, ठीक है। इन प्रतिरोधों को अगर कुल सॉल्व कर लोगे तो ये कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, देखो ऐसे ऐसे, इनको सॉल्व कर लो। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 3 3 कितना हो जाएगा, श्रेणी क्रम में है ना ये 6। अच्छा 6 को सॉल्व कर दोगे तो कितना बनेगा, समांतर समांतर में फिर से 3 बचेगा कि नहीं बचेगा। यस सर। यहाँ पे 3 ओम बचेगा, सॉल्व कर लेना तुम लोग, ठीक है। तो 3 ओम बनेगा, वोल्टेज कितना है 3 वोल्ट, तो इसमें बहने वाली धारा, ठीक है। तो यहाँ से फिर से V बराबर IR लगाओगे, V इक्वल टू IR। अब की बार कहाँ से कहाँ के बीच में लगाएंगे, यहाँ का नाम दे दो, इसका नाम दे देता हूँ मैं ABCD, इसका E दे देता हूँ, इसको F दे देता हूँ। तो E और इधर से इधर आओगे तो इधर क्या है हमको ये नहीं पता, इसकी जगह में ये हमने लगा दिया। तो हमारे यहाँ का प्रतिरोध विभव कितना है 3, इन दोनों पॉइंट के बीच का विभवांतर, इधर से आओगे तो 3 है और उधर से आओगे तो भी 3 होना चाहिए। यहाँ पे धारा I और प्रतिरोध कितना है 3, तो I कितनी हमारी निकल आएगी यहाँ से 1 एम्पियर, ठीक है। तो कभी भी कोई भी बैटरी लगी हो और उससे कितनी धारा निकलेगी, इस बात का डिसीजन लेना है तो पहले सारे प्रतिरोधों को हल कर लो, उसकी जगह में एक तो प्रतिरोध लगा लो और V इक्वल टू IR लगा दो। इधर बैटरी का विभव लिखो
इधर बहने वाली धारा गुण कुल प्रतिरोध जो आ रहा वो लिख दो, IR फार्मूला लगा दो, निकलने वाली धारा यहाँ से निकल जाएगी, जितनी धारा इधर से जाएगी इतनी आएगी भी यहाँ से। तो ये I जो होगी 1 एम्पियर की आ गई हमको, समझ गए। ये वाला जो I है हमारा 1 एम्पियर आ गया, ठीक है। तो 1 एम्पियर आ गया। जब ये 1 एम्पियर आ जाएगा तो वैसे अंदाजे से भी का आदमी कुछ कर देगा, चूँकि इधर का भी 6 ओम हो रहा है, इधर की 6 ओम, दोनों को प्रतिरोध बराबर है तो आधी आधी बढ़ जाएगी, ऐसे भी आधी मान लगे लगेगा। बाकी उस तरीके से भी कर दोगे ऐसे, तो I1 बराबर I2, यहाँ से चूँकि तो यहाँ से I1 बराबर कितना हो जाएगा 1/2, I की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दोगे, और I2 बराबर भी 1/2 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादातर सवाल तुम्हारा बनेगा कैसे, कभी भी बैटरी से कितनी धारा निकल रही, सबसे पहले ये निकालना इंपॉर्टेंट है। सारे सर्किट को हल करके एक बना लो और उसमें IR लगा दो, बैटरी से कितनी धारा निकल रही वो निकल आएगा। तो यहाँ से 1 एम्पियर धारा जा रही। अब ये इधर कैसे बांटेगी, इसके बांटने का 2 तरीका है, या तो प्रतिरोधों के अनुपात में बांट दो या इस तरीके से कर लो, इधर से IR कर दो तो सेम भी विभवांतर आना चाहिए, इधर से IR, जितने भी रास्ते में IR मिल रहे हैं I गुणा करके दोनों को बराबर कर दोगे तो इधर से I1 जा रही थी, हमने मान लिया, हमको पता नहीं इधर कितनी जाएगी इधर कितनी जाएगी, तो इधर से I2 मान लिया, इधर से I1 मान लिया। तो इधर से IR करने पर इधर से IR करने पर देखो दोनों को मैंने बराबर कर दिया। कहाँ कर दिया, ये वाला, ठीक है। तो ये दोनों केस में ये IR किया, फिर दोनों को बराबर कर दिया, I1 I2 आ गया, सॉल्व कर लिया। तो यहाँ मेरे को क्या पता चला, I1 I2, इसका मतलब दोनों तरफ बराबर धारा जाएगी, और I जो होगी वो दोनों के योगफल के बराबर होगी, I बराबर I1 प्लस I2। जब तुम लोग डेरिवेशन किए थे उसमें भी आया होगा, समांतर क्रम वाला श्रेणी क्रम वाले में। तो I इक्वल टू I1 प्लस I2, और वहाँ से इसकी I1 की जगह I2 रख दोगे, I2 की जगह I1 रख दोगे, पूरा ये हो गया। इसको देख लेना, अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल ऐसे पूछना चाहिए नहीं चाहिए, इंटर के कॉन्सेप्ट है, लेकिन पूछ दिया तो सीख लो। ये पूछ रखा है कि आपके घर में विद्युत कटौती के दौरान आवश्यक विद्युत आपूर्ति के लिए 12 वोल्ट बटे 150 एम्पियर 12 वोल्ट 150 एम्पियर घंटा की एक बैटरी लगाई गई है। यदि विद्युत कटौती के दौरान आप इस पूर्णतः आवेशित बैटरी से एक 60 वाट का पंखा, एक 40 वाट का बल्ब प्रयोग में लाते हैं तो यह कब तक कार्य करेगी, किसी भी अन्य ऊर्जा हानि को नगण्य माने। ठीक है, किसी भी ऊर्जा हानि को नगण्य माने, चूँकि इधर उधर जो ऊर्जा भी कुछ खर्च हो जाती है उसको बोल रहा है कि नगण्य मान लो। नगण्य मान लेंगे तभी तो उत्तर आएगा, नहीं आएगा ही नहीं। ठीक है, चलो इसमें कह रहा है विद्युत आपूर्ति हो रही, वोल्ट इसका कितना है 12 वोल्ट और 150 एम्पियर घंटा बोल रहा है। ये एम्पियर घंटा, 1 एम्पियर इंटू घंटा। हेलो, यस सर। अब इसने पता नहीं क्या लिखा है, इसने मुझे लगता है ये इसने लिखा है बैटरी जो लगा रखा है इसने 12 वोल्ट और एम्पियर इंटू घंटा 150 वाट लिखा हुआ है। तो मुझे लगता है कुल बटे में लिखा है W बराबर में VIT होता है। ठीक है, यहाँ पे भी इसने 12 लिया होगा, 12 बटे 150, इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट, फिर I का मात्रक हो जाएगा तुम्हारा एम्पियर, और समय को मान लो उसने घंटा ले लिया। ठीक है, ऐसे ले लिया होगा तो ये कुल ऊर्जा हो जाएगी इसकी। ठीक है, बैटरी की, क्योंकि इसमें मात्रक से देखो V से हो गया वोल्ट, I से हो गया एम्पियर, T सेकंड में है तो यहाँ पे घंटा कर दिया उसने समय की जगह पे। ठीक है, तो कुल ऊर्जा इसकी इतनी होगी। अब मान लो कि इसने 60 वाट का एक बल्ब लिया। ठीक है, तो एक पंखा लिया है, एक बल्ब लिया। ठीक है,
तो जो पंखा लिया है तुम्हारा उसमें कितनी मार, जो वो मान लो दोनों टी टाइम तक चलेंगे तो क्या बोलते हैं, पंखा में भी जो ऊर्जा हानि होगी उसको हम W1 मान लेते हैं, और W1 क्या हो जाएगा, वाट इंटू टी, मतलब टी घंटा चलेगा तो टी का गुणा कर दिए, तो वाट हमारा यहाँ से, इसका वाट कितना है 60, ठीक है, और टी को घंटे में ही रहने दो, मान लेते हैं। फिर दूसरा वाला क्या है, बल्ब में कितनी ऊर्जा खर्च होगी, इसको W2 मान लो, इसका हो जाएगा 40 गुणे टी, ठीक है, तो ये हो गया इतना वाट इंटू घंटा, और ये भी वाट इंटू घंटा आएगा, ठीक है। अगर इसको सही से देखोगे तो ये भी वाट इंटू घंटा ही है लिखा है, समझ गए, 12/150, ये जो लिखा होगा, मुझे जहाँ तक ये लग रहा है इनने सही से साइन कन्वेंशन यूज नहीं किया। यहाँ पे ये वाला जो होगा, इसको ये 12 वोल्ट और I इंटू टी को 150 लिखा होगा इसने, ये हो जाएगा तुम्हारा एम्पियर इंटू घंटा, ठीक है। IT का वैल्यू अलग दिया है और उसकी अलग दिया हुआ, ठीक है। तो वहाँ से अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं हटाना चाहूँगा, तो यहाँ से मेरा जो है P जो निकलेगा वो होता है VIT, तो V मेरा 12 हो जाएगा और IT की जगह मेरा 150 हो जाएगा, ठीक है। IT की वैल्यू यहाँ से लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व कर लो, VIT तो हो गया पूरा कुल ऊर्जा जो खर्च, जो इसमें संचित ऊर्जा हो जाएगी बैटरी, VIT। P बराबर VI होता है ओनली, और W बराबर होता है P इंटू टी, या कह लो VIT, ठीक है, यह ऊर्जा ह्रास जो होता है। तो यहाँ से W इक्वल टू हो जाएगा W1 प्लस W2, ठीक है। यहाँ से सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से आ जाएगा 12 गुणे में 150, और यहाँ पे हो जाएगा 60 गुणे में T प्लस में 40 गुणे में T, सॉल्व कर लो, यहाँ से आंसर आ जाएगा 40 60 100 T, यहाँ पे 12 गुणे में 150, तो यहाँ से कितना आ जाएगा T बराबर में 1 0 ये कटा, 1 0 ये कटा, और 15 12 180 आएगा, 15 नहीं 12 डेढ़ 18, ठीक, और बटे 10, तो T बराबर में 18 घंटे आ जाएगा। हाँ बोलो बोलो। इनने गलती, थोड़ा सा इसने अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया है, जो इनने लिखा हुआ है इसका मीनिंग समझो पहले तो। क्या बोलते हैं, 12 वोल्ट और 150, हिंदी में लिख देता हूँ मैं, 12 वोल्ट बटे में 150 एम्पियर इंटू घंटा लिखा हुआ, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होगा कि V बराबर में 12 वोल्ट की बैटरी है, और तुम्हारा I क्या होता है, धारा, इंटू टी, ये कि इसकी वैल्यू कितनी है 150 एम्पियर इंटू घंटा, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना, इसका मीनिंग ये होता है। इस तरीके से लगाओगे तो सवाल सवाल होगा। ओब्लिक का मतलब बटे मत समझ लेना, जैसे उसमें ये बटे लिखा हुआ ना, ये इसको कई बारी लोग बटा समझ लेंगे, ये बटा नहीं होता। कई बारी बैटरियों में चीज़ें छप के आती है तो वोल्टेज अलग छप के पाएगा। एम्पियर इंटू घंटा एक प्रकार से आवेश को रिप्रेजेंट करता है, तो उसमें कितना आवेश संचित हो सकता है उस हिसाब से वो दे देते हैं, ठीक है। उसकी कैपेसिटी, बैटरी में कितना आवेश संचित हो सकता है, तो इस तरीके से कर लेना, इसका आंसर यह बनेगा, ठीक है। ऐसे सवाल कायदे से देना नहीं चाहिए, क्योंकि बुक्स भी ऐसे स्पेसिफिकेशन यूज नहीं करती हैं, ठीक है। लेकिन अब दे दिया है तो दे दिया, अब उसमें क्या कर सकते हो, सॉल्व कर दो। ये क्वेश्चन है, देख लो। चांदी का एक तार शीर्ष 4 प्लेन में डुबा जाता है
तथा दूसरे बर्तन में एक तांबे का तार NO3 विलयन में डुबोया जाता है। दोनों बर्तनों में होने वाली अपक्रियाओं को कारण सहित समझाइए। इसमें क्या है कि एक तो CuSO4 का जो विलयन होगा ना, ये वाला, तो इसमें ये CuSO4 का विलयन है, तो इसमें होगा क्या क्या क्या। अगर इसको मैं देखूं तो ये होगा Cu डबल पॉजिटिव और SO4 डबल नेगेटिव, ये चीज़ होगी इस विलयन के अंदर। इसमें किसका तार तुम डाल रहे हो? चांदी का, ठीक है। यहाँ पे ये काहे का तार है? ये तुम्हारा Ag का, ठीक है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में Cu ऊपर होता है कि Ag ऊपर होता है? सर Cu ऊपर होता है, तो Cu पहले से विलयन में मौजूद है, तो चांदी क्या है, घुलेगा तो विलयन में मिलेगा, तो मिलने ही नहीं देगा कॉपर, समझ गए। अगर ऑलरेडी ये कोई एक्टिव पदार्थ पहले से मौजूद है विलयन में, तो चांदी को आने ही नहीं देगा। तो चांदी जैसे ही डुबोगे हमेशा ज़िंदगी भर वैसे डूबा रहेगा, कुछ असर पड़ेगा नहीं, तो नो अपक्रिया, समझ गए। तो Ag प्लस CuSO4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोई रिएक्शन नहीं, ठीक है, अपक्रिया नहीं होगी, ऐसे लिख देना, हिंदी में लिख देना, ठीक है। अपक्रिया असंभव, ऐसे लिख देना, अपक्रिया संभव नहीं, ठीक। अब तुम्हारा AgNO3 विलयन में तांबे का तार डाल दोगे। चित्र वित्र बनाना बना देना, कोई 10-20 घंटा तो लगेगा नहीं। ये कौन सा विलयन है? AgNO3, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है Ag प्लस और प्लस में NO3 माइनस, ये मतलब होता है, ठीक है। तो यहाँ प्लस लगाना हो मत लगाओ, नहीं लगाओ, या प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इस विलयन में Ag प्लस भी होगा, NO3 माइनस होगा। इसमें तार काहे का डाल रहे हो तुम? कॉपर का। किसका तार डाल रहे हो? कॉपर का, ठीक है। आवाज आ रही कि नहीं आ रही? तो इसमें क्या होगा, लिखोगे। अब इसमें क्या है कि कॉपर तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर आता है कि नहीं है? तो Ag यहाँ पे विलयन में है, लेकिन ये क्या करेगा, विलयन से इसको Ag को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा, विस्थापित कर देगा, हिंदी में बोले तो Ag घुल घुल के इसके अंदर जाने लगेगा विलयन में, क्योंकि ज़्यादा वो सक्रिय है, सॉरी कॉपर। तो Ag को यहाँ से हटना पड़ेगा, तो Ag हटेगा तो जगह ढूंढेगा, या तो बर्तन की दीवार पे जाके चिपक जाएगा, या तो इसी तार की सतह में ही, मान लो यहाँ से कॉपर घुलने लगेगा, तो जहाँ जगह पाएगा वहाँ पे ये जाके विस्थापित हो जाएगा या चिपक जाएगा, तो तांबे के तार में ही Ag जो है मिल जाएगा बढ़िया तुमको, ठीक है। तो यहाँ पे अपक्रिया संभव होगी Cu प्लस में AgNO3, ठीक है। और जब अपक्रिया संभव होगी तो इसकी लिखना पड़ेगा, अपक्रिया संभव लिखना हो, लिख देना, अपक्रिया संभव, ठीक है। इसका फिर अगले बार में लिख देना Cu प्लस में AgNO3 है ना, AgNO3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cu जब विलयन में जाएगा ना तो डबल पॉजिटिव लेगा, ठीक है। तो Cu डबल पॉजिटिव लेगा, इसमें NO3 क्या है, सिंगल नेगेटिव है ना ये। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या 2 ठो NO3 चाहिए कि नहीं चाहिए, क्यों, ठीक है। और Ag जो होगा फिर अकेला हो जाएगा, इसको तो हटा ही देगा, ये बाहर इधर उधर भगेगा। तो यहाँ पे क्या है, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 ठो NO3 है, तो यहाँ पे 2Ag ले लो, तो फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। ये कहानी बनेगी, बात समझ में आई कि नहीं? आयनों के हिसाब से बैलेंस कर देना, कौन से आयन किसके कितने बनते हैं। यहाँ पे NO3 में चूँकि सिंगल नेगेटिव होता है, इसलिए Cu डबल पॉजिटिव होता है, इसलिए एक Cu के साथ 2 NO3 लगेंगे। और जब यहाँ पे 2 NO3 होंगे तो यहाँ भी 2 NO3 करने के चक्कर में यहाँ 2 को गुणा करना पड़ेगा। इससे थोड़ी है कि खाली इसी बार में गुणा कर दो, क्योंकि ये हमेशा यौगिक में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जो भी गुणा भाग करो पहले करो। यहाँ पे करना पड़ा 2, तो इसके चक्कर में Ag बढ़ गया, तो फिर इधर भी Ag के लिए 2 को गुणा करना पड़ा। ये हो गया बैलेंस रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या है,
इसमें अगर मान लो तुम बैलेंस बिना बैलेंस किए भी रिएक्शन लिख के चले आए तब भी नंबर मिल जाएगा। हो सकता है आधा नंबर काट लेगा तो क्या दिक्कत है, बाकी नंबर तो मिल जाएगा। नहीं एकदम से नहीं लिखोगे तो भी 0 नंबर मिलेगा। तो समझ गए।